सो है गाइस, मैं आदित्य। आज टॉपर क्लासेस में मनोज सर के चैनल पे न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है जो सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हम आज हिस्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इतने बेसिक से पढ़ेंगे, आप लोगों को इतने बेसिक से ले जाएंगे कि एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि इतिहास में हर टीचर रटवा देते हैं लोग। तो रटवाने से अगर आज हम लोग रटेंगे तो साल भर याद थोड़ी रहेगा। हमको ऐसा करना है कि हम लोग का दिमाग में इतना अच्छा समझ में आ जाए कि कभी भी इसमें से कोई सवाल आए तो हम लोग डायरेक्ट जवाब दे सके। यानी कि इसको एकदम जैसे कोई सिनेमा होता है ना, सिनेमा की तरह दिखाओ तुरंत याद हो जाएगा। उसी को सिनेमा की तरह बतलाएंगे इसको कि हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, वो वैसे ही बताएंगे हम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले तो हम लोग इतिहास के बारे में जान लेंगे लोग। पहले इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास है क्या। तो इतिहास दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, इतिज और हास। इतिहास इति का मतलब होता है कुछ अवश्य अवश्य हुआ होगा, कुछ अवश्य क्या हुआ होगा, ऐसा अवश्य ही। हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। इति का मतलब है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा, मतलब ऐसा अवश्य ही कोई घटना हुआ होगा। इसका इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। पर ये तीसरा चौथा क्लास का हो गया डिफिनीशन। इसको 2 नंबरिया के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे लोग। इतिहास क्या है, तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार के बीती हुई घटना को जो फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, या उजागर कर रहे हैं लोग, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इतिहास का पिता हेरोडोट को कहा जाता है। हर चीज का एक जनक होता है, जो उसको बनाया हो, जो उसको निर्माण किया हो। तो इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोट है, जो यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण देश को इतिहास के बारे में जानकारी दी। ये हेरोडोट कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, तो सभी देश को इतिहास के बारे में जानकारी दिया कि ये इतिहास है क्या, इतिहास क्या है, इसे क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब का जानकारी हेरोडोट ने दिया। उसके बाद आता है शताब्दी। शताब्दी का अर्थ क्या है, तो हम लोग को इस चैप्टर में 14वीं शताब्दी से पढ़ना है। तो ये हम लोग को पहले जान लेना चाहिए कि हाँ, शताब्दी होता क्या है। तो आप लोग बताइए शताब्दी का अर्थ क्या है। तो शताब्दी 100 साल को हम शताब्दी कहते हैं। जैसे 100 साल हो गया तो एक शताब्दी हो गया, 200 साल हो गया तो 2 शताब्दी हो गया। उसके बाद में आए दशक का अर्थ क्या होता है, तो दशक का अर्थ होता है 10 साल। दशक का क्या अर्थ होता है, तो 10 साल होता है। उसके बाद से आएगा राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद हम लोग जानेंगे लोग कि अपने देश के प्रति लगाव की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब मान लीजिए आज भी हमारे देश में पाकिस्तान और इंडिया से झगड़ा हो जाए, तो हमारे देश के लोग बोलते हैं पाकिस्तान को ये कर दो वो कर दो। तो हम लोग में पाकिस्तान के हम लोग में भारत के लिए लगाव की भावना है कि वो हमारा देश है, हमको सुरक्षित रखना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब देश में लगाव की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसने किसी भी छोरों में अहम योगदान दी है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। जैसे कि मान लीजिए हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो हमारे देश के लिए कोई बुरा काम करे तो हम लोग उनको हटा देंगे 5 साल के बाद, क्योंकि हम लोग पूरा एक साथ मिलकर बोलेंगे नहीं, इससे हमारे देश को खतरा हो सकता है, इसलिए इसको हम हटा ही दें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने देश के प्रति लगाव की भावना को उत्पन्न किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। कि देश के प्रति अगर लगाव की भावना हो तो उसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे।
राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। उसके बाद से जिस व्यक्ति में ये भावना पनपता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो बोलेगा कि ये हमारा देश है, ये हम अपने देश को कुछ नहीं होने देंगे, तो उस व्यक्ति के शरीर में देश के प्रति लगाव की भावना पनप रहा है। वो भावना पनप रहा है जिसके शरीर में पनप रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वो राष्ट्रवादी है। ऐसे कहते हैं ना कि वो राष्ट्रवादी है। जैसे नेता लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अगर अपने देश के प्रति कोई दूसरा अपने देश को बेच दे, उसको क्या कहेंगे? तो देशद्रोही कहते हैं लोग। इसको आप लोग नोट कीजिए, अगला आप बता रहे हैं। हाँ, तो इतना हो गया। इसके बाद से आया पुनः जागरण काल क्या है? तो पुनः जागरण काल 14वीं सदी से जो 14वीं सदी से 17वीं सदी तक जो विकास हुआ था, युद्ध हुआ था या आंदोलन हुआ था, उसी को पुनः जागरण काल कहा जाता है अभी तक। ये पुनः जागरण काल से ही राष्ट्रवाद का शुरुआत होने लगा। राष्ट्रवाद का शुरुआत पुनः जागरण काल से ही होने लगा। इसके बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांस में हुआ था। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद जो हुआ था ना 1789 में फ्रांस में हुआ था। और क्यों हुआ था ये भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1789 ईस्वी में फ्रांस में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे भारत में अपने तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फ्रांस में अभी भी ईसाई धर्म के लोग ही रहते हैं। वहाँ की क्रांति का सबसे बड़ा जड़ वहाँ का राजा ही था। वहाँ की क्रांति का जो सबसे बड़ा जड़ था वहाँ का राजा ही था। वहाँ का राजा जो था वो लुई 16वां बुर्बो राजवंश का राजा था। राजवंश का मतलब क्या है? तो राजवंश का मतलब यह होता है कि जैसे अंबानी परिवार हो गया, तो उसको अंबानी परिवार के नाम से जाना था। उसी तरह ये राजवंश का ही था, तो इसको बुर्बो राजवंश का राजा बोला जाता है। राजा था। यह बहुत ही ज्यादा निरंकुशवादी था। यह बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी था। इससे मतलब जनता इतना तंग आ गया था कि वो जनता चाहता था कब इसे छुटकारा मिले, कब इसको कुछ हो जाए कि दूसरा राजा यहाँ का बने और इससे हमको छुटकारा मिले। यह अपने काल में एक मतलब ऐसा व्यवस्था लागू कर दिया था ना, जिससे और भी जनता की कठिनाइयां होने लगी, जिसका नाम है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में यह होता था कि मान लीजिए जैसे आपका 100 बीघा जमीन है। ये 100 बीघा जमीन हो गया आपका। यहाँ पे आपका ही होगा, पर यहाँ पे समानता का अधिकार हो जाएगा। जैसे आप ही बोइएगा, आप ही काटिएगा सबकी जगह, पर जो अनाज निकलेगा वो सामंती लोग आकर राजा के पास लेकर चले जाएंगे। और वो अपने हिसाब से 1 किलो 2 किलो 1 क्विंटल जितना मन करे वो देंगे या ना भी देंगे। यही जो सबसे सबसे मतलब खराब व्यवस्था था, यही वहाँ का राजा जो लागू कर दिया था, जिससे वहाँ के किसान लोग और उत्प्रेरित हुए। और सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद लागू हो गया। राष्ट्रवाद लागू हो गया। इतना ही में अब आज का क्लास समाप्त होता है। कल के क्लास के लिए और इसमें का और टॉपिक लाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।